सुपरफास्ट में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करेंगे खबरों की ओर। बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता ने चुनाव में उनके दल को नकार दिया है। इसके बाद अब वे दूसरे राज्यों में जाकर बिहार के बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं। सरावगी ने सवाल उठाया कि ऐसे बयान उनके बिहारी होने पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को गंभीरता से नहीं निभा रहे हैं। बिहार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता नजर नहीं आती। चिंता नहीं है। बिहार के लोगों ने जिस तरह इनके दल को खदेड़ा है और दूसरे राज्य में जाकर और बिहार के बारे में अनर्गल बातें करना, इनके बिहारियत होने में प्रश्न चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। दूसरे राज्यों में जाके बिहार के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। बिहार के प्रति इनको प्रतिबद्धता नहीं है। जिस तरह जनता ने इनको खदेड़ा है बिहार से, होश नहीं हुआ। 3-4 महीने तक कहाँ गए थे पता नहीं चल रहा था। रिजल्ट आया नहीं। मुख्यमंत्री का 18 तारीख को शपथ का तारीख विधानसभा में दिखाई नहीं पड़ते। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका गंभीरता से नहीं निभा रहे हैं। व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने ही राज्य की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे, जबकि उनके नेता राहुल गांधी देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। रामकृपाल यादव ने कहा कि एक जिम्मेदार नेता को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। उन्हें घटिया राजनीति से दूर रहना चाहिए। यादव जी अपने प्रदेश की गरिमा को गिरा रहे हैं और इनके नेता राहुल गांधी जी वो देश के गरिमा को गिराते रहने का काम किया है। मैं समझता हूं कि एक जिम्मेवार जो सामाजिक या राजनेता हो उसको अपने स्टेट के बारे में, देश के बारे में इस तरह का बयान नहीं करना चाहिए। मेरा सुझाव है घटिया राजनीति से बचिए और प्रदेश के हित में काम कीजिए। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनावी संग्राम की। पश्चिम बंगाल के मालदा में मतदाता सूची के नाम ना होने को लेकर बढ़के स्थानीय लोगों की ओर से न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाना, उनके बचाव के लिए पहुंचे एसपी का रास्ता रोकना बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेकर दोषियों की पहचान करे। सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि हाल के दिनों में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं की ओर से की गई उकसाऊ बयानबाजी ने माहौल को बिगाड़ दिया है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मालदा में टीएमसी को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उनको कब्जे में लिया गया और उनको जब वो लौटने की कोशिश कर रहे थे, एसपी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस सुपर जब उनको लाने की कोशिश कर रहे थे, उनके गाड़ी तोड़फोड़ किया गया, रास्ते में बांस डाले गए, कॉन्वॉय आगे ना बढ़ पाए। और जिस तरीके से कांडनामा हुआ इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को कॉग्निजेंस लेना चाहिए और देखना चाहिए इसमें किनका हाथ है। लास्ट कुछ दिनों में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने और उनकी पार्टी के लोगों ने उस्काने का काम किया, वही कारण तो नहीं है, वही वजह तो नहीं है कि जिसके कारण लोग इतना आक्रामक हो गए और लोगों ने इस तरीके की काम की है। और जिनका नाम अभी वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो भारत के नागरिक है कि नहीं, वो भी एक चिंतन की विषय है। तो आगे तय होगा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में चल रहा है। भाजपा नेता और खड़गपुर सदस्य की घटना को लेकर कहा कि ये पहली बार नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले भी वहां पुलिस थाने को जलाया जा चुका है। ये इलाका बांग्लादेश सीमा के पास होने के कारण घुसपैठ और तस्करी का केंद्र बना हुआ है। इसके साथ ही दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि इलाके में माफिया और अवैध गतिविधियां चरम पर है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब रहती है। उन्होंने टीएमसी पर इन गतिविधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। कलियाचक की जो घटना हुई है ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कलियाचक में पुलिस थाना जलाया गया था। पुलिस बेचारा भागे थे लुंगी पहन करके। वहाँ
10-5 किलोमीटर के बाद बांग्लादेश बॉर्डर है। हजारों की संख्या में घुसपैठिया आते हैं, सोना आता है, गाय तस्करी सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा माफिया वही है। हमेशा कानून व्यवस्था की समस्या रहती है। और वहां जब ये हाईवे बना, 4 लेन बनने नहीं दे रहे थे लोग, बहुत कायदा करके और हाईवे दफ्तर को बनाना पड़ा। तो एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है और टीएमसी इन लोगों को मदद करता है। आज भी जो हो रहा है वहाँ बहुत चिंताजनक है, उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ चुनाव साफ नहीं हो पाएगा। तो वहीं दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा विजन पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार स्कूली बच्चों को विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक ज्ञान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में 2026-27 तक शिक्षा में एआई और शिक्षा के लिए एआई जैसे 2 अहम लक्ष्यों को हासिल करने की सरकार ने योजना बनाई है। इन लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए सीबीएसई ने एक बड़ा कदम उठाया। एक विशेषज्ञ अकादमिक समिति के जरिए कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पहल के लिए एनसीईआरटी और सीबीएसई को बधाई देते हुए कहा कि नई पीढ़ी को तैयार किए बिना भारत वैश्विक स्तर पर बड़ा प्रभाव नहीं डाल सकता। उन्होंने एनसीईआरटी को निर्देश दिए हैं कि इस पाठ्यक्रम को अलग अलग भाषाओं में जल्द अनुवाद कर इसे शैक्षणिक सत्र में लागू किया जाए। भारत सरकार तय किया है अपने देश की स्कूली बच्चों को भी वैश्विक स्तर की नए चीज़ों को सिखाने के लिए, इसीलिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने पिछले दिनों में भी कहा था, 26-27 एकेडमिक ईयर में हमने पढ़ाई शुरू कर देंगे। एआई इन एजुकेशन एंड एआई फॉर एजुकेशन, दोनों लक्ष्य को पूरा करने के लिए सीबीएसई ने आज स्टैंडर्ड 3 से 8 तक टीचर्स हैंडबुक, पहले तो कैरिकुलम, टीचर्स हैंडबुक और टेक्स्ट बुक, ये दोनों विषय पे कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एआई पे क्या होनी चाहिए, एक एक्सपर्ट एकेडमिया कमेटी के माध्यम से उसको प्रस्तुत करवाया, एनसीईआरटी से वेटिंग करवाया। और हमारी जो लक्ष्य है देश को एक एआई सुपर हब बनाना, उसी दिशा में जब तक हम देश की नई पीढ़ी को स्कूल स्टूडेंट्स पे जोर नहीं देंगे तब दुनिया में हम एक बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विजन है, उसी को नीचे उतारने के लिए आज मैं बधाई दूंगा सीबीएसई को, एनसीईआरटी को, दोनों ने मिलकर इस प्रकार की एक नई दुनिया भारत की शिक्षा जगत में, जब आज 5 अप्रैल भारत की एक एकेडमिक ईयर की पहला दिन होती है, पहला दिन में टेक्नोलॉजी के बारे में इतने सारे व्यवस्था हमारी दोनों स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने करवाया, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। तो वहीं शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि हाल ही में लॉन्च किया गया कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम देश भर के सीबीएसई स्कूल में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उस लक्ष्य के मुताबिक है जिसमें पढ़ाई के नए तरीकों और उभरती हुई टेक्नोलॉजी से छात्रों को शुरुआती दौर में ही परिचित कराने पर जोर दिया गया है। वैश्विक संकट और मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा आर्थिक कदम उठाया। दरअसल वित्त मंत्रालय की ओर से उर्वरक और रसायन उद्योग को राहत देने के लिए कई अहम कच्चे माल पर आयात शुल्क खत्म कर दिया गया है। ये फैसला 2 अप्रैल से 30 जून तक लागू रहेगा। सरकार ने अमोनियम नाइट्रेट समेत करीब 40 से अधिक पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर लगने वाला आयात शुल्क शून्य कर दिया है। इसमें मेथनॉल, फिनॉल, पीवीसी और पॉलीप्रोपाइलीन जैसे जरूरी रसायन शामिल हैं। ये सभी उत्पादक उद्योगों के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। इनकी कीमतों में बढ़ोतरी से उत्पादन लागत पर सीधा असर पड़ता है। आपको बताते चले कि इस फैसले का सबसे अधिक फायदा उर्वरक कंपनियों को मिलने की उम्मीद है। अमोनियम नाइट्रेट खाद्य निर्माण का एक प्रमुख घटक है जिस पर अपना केवल आयात शुल्क हटाया गया है, बल्कि कृषि ढांचा और विकास उपकर भी खत्म कर दिया गया है। इससे उत्पादन लागत घटेगी और सप्लाई चेन पर दबाव कम रहेगा।
वहीं इस मामले में सरकार का कहना है कि ये कदम आम जनता और उद्योग दोनों के हित में है। मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए ये राहत पैकेज लागत कम करने और बाजार को स्थिर रखने की दिशा में एक बड़ा अहम फैसला माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी हनुमान जयंती के अवसर पर जाखू हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि हनुमान जयंती पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे। हनुमान जी हम सभी की रक्षा करे और शक्ति दे, प्रदेश के आगे बढ़ने के लिए बल दे, मैं ऐसी कामना करता हूं। हिमाचल प्रदेश में सरकार में मंत्री विक्रमादित्य ने भी जाखू मंदिर पहुंचे और यहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मैं कामना करता हूं प्रभु राम और हनुमान जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। मैं सभी प्रदेशवासियों को आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मैं यही कामना करूंगा कि प्रभु श्री राम का और हनुमान जी का आशीर्वाद पूरे प्रदेशवासियों पर हमेशा बना रहे और संकट मोचक के रूप में जो उनको देखा जाता है, सभी के संकट पूर्ण हो, सभी के संकट समाप्त हो और प्रदेश में जो दिक्कतें आई हैं, परेशानियां आई हैं, उससे प्रदेश को बाहर निकाला जा सके और प्रदेश के सभी लोग मजबूती से आगे बढ़े, प्रदेश में खुशहाली हो। यही मैं आज के दिन जो है वो कामना करता हूँ। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में अवैध गैस सिलेंडर कारोबार पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी कड़ी में जनकपुर इलाके में कार्रवाई की गई, जहां पुलिस ने छापेमारी कर एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। मौके से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में अवैध सिलेंडर बरामद किए गए हैं। पुलिस जब जांच के लिए मौके पर पहुंची तो वहां खुलेआम अवैध तरीके से गैस भरने का काम चल रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि ये पूरा नेटवर्क ब्लू फ्लेम गैस सर्विसेज के नाम पर संचालित किया जा रहा था। बिना किसी वैध अनुमति के गैस भरकर सप्लाई की जा रही थी, तो सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुल 45 गैस सिलेंडर जब्त किए। इसके साथ ही एक टेम्पो भी जब्त किया गया है, जिसका इस्तेमाल सिलेंडरों को ढुलाई में किया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों से फिलहाल पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही है। इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह के अवैध धंधों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी साधना सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 21वीं सदी से दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, भारत भी उसी रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए लोक सेवा को समय के अनुरूप निरंतर नवीनतम बनना जरूरी है। कर्मयोगी साधना सप्ताह उसी प्रयास की एक अहम कड़ी है। योगी साधना सप्ताह के इस आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 21वीं सदी के इस कालखंड में तेजी से बदलती व्यवस्थाएं, तेजी से बदलती दुनिया और उनके बीच उसी रफ्तार से आगे बढ़ता हमारा भारत, इसके लिए पब्लिक सर्विस को समय के अनुरूप निरंतर अपडेट करना जरूरी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सभी परिचित है कि आज शासन के जिस सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका मूल मंत्र है नागरिक देवो भव। इस मंत्र में समाहित भावना के साथ आज लोक सेवा को अधिक काबिल और नागरिकों के लिए अधिक संवेदनशील बनाने पर फोकस किया जा रहा है। आप सभी परिचित हैं, आज गवर्नेंस के जिस सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका मूल मंत्र है नागरिक देवो भव। इस मंत्र में समाहित भावना के साथ आज पब्लिक सर्विस को ज्यादा कैपेबल, नागरिकों के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाने पर फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सफलता का एक बड़ा सिद्धांत ये भी है कि दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करो। हमारे देश में आजादी के बाद से कई तरह की अलग अलग संस्थाएं फोकस के साथ काम कर रही हैं, लेकिन आवश्यकता थी एक ऐसी संस्था की जिसका फोकस
क्षमता निर्माण हो, जो सरकार में काम करने वाले हर कर्मचारी, हर कर्मयोगी का सामर्थ्य बढ़ाए। साथियों, सफलता का एक बड़ा सिद्धांत ये भी है कि दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करो। हमारे देश में आजादी के बाद से कई तरह संस्थाएं अलग अलग फोकस के साथ काम कर रही थी, लेकिन आवश्यकता थी एक ऐसी संस्था की जिसका फोकस कैपेसिटी बिल्डिंग हो, जो सरकार में काम करने वाले हर कर्मचारी, हर कर्मयोगी का सामर्थ्य बढ़ाए। इसी सोच ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन सीबीसी को जन्म दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीसी यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के स्थापना दिवस का भी जिक्र किया और कहा कि ये नई शुरुआत है। आईकॉट मिशन कर्मयोगी की सफल भूमिका हमारे प्रयासों को कई गुना ऊर्जा दे रही। मुझे विश्वास है कि इन प्रयासों से हम आधुनिक, सक्षम और समर्पित संवेदनशील कर्मयोगी की टीम बनने में सफल होंगे। आज सीबीसी के स्थापना दिवस पर ये नई शुरुआत और आईकॉट मिशन कर्मयोगी की सफल भूमिका हमारे प्रयासों को कई गुना ऊर्जा दे रही है। मुझे विश्वास है इन प्रयासों से हम आधुनिक, सक्षम, समर्पित और संवेदनशील कर्मयोगी की टीम बनाने में सफल होंगे। साथियों, कुछ सप्ताह पहले जब सेवा तीर्थ का लोकार्पण हो रहा था, तब भी मैंने आपके समक्ष विस्तार से विकसित भारत के संकल्प की चर्चा की थी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी चाहिए। हमें देश में बड़ी संख्या में स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने होंगे और इन लक्ष्यों की सफलता में हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सर्वेंट्स की भूमिका बहुत अहम है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।